हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टू और इनफ के बारे में पढ़ेंगे। इन दो शब्दों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम इन दोनों शब्दों का यूज कहीं करते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और हम टू को इनफ की जगह और इनफ को टू की जगह यूज कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से इन दोनों शब्दों के बारे में बताने वाला हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आप इन दोनों शब्दों को यूज करते समय कभी किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। तो इन दोनों शब्दों के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक सी बातें बताना चाहूँगा। तो जो टू होता है इसका यूज हम करते हैं एडवर्ब के रूप में। मतलब ये जो टू वर्ब है ये किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है, मतलब एडवर्ब के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इनफ होता है इसको हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर लेते हैं और इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब टू तो एडवर्ब भी हो सकता है, किसी सेंटेंस में एडवर्ब भी हो सकता है। इनफ जो होता है ये एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। दूसरा, इनको हम क्यों यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इनको हम डिग्री बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज़ की डिग्री बताने के लिए हम इनको यूज करते हैं। डिग्री हम जानते हैं एडजेक्टिव की भी होती है, एडवर्ब की भी होती है। तो ये डिग्री बताने के लिए जब हम इनको एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो टू सिर्फ एडवर्ब के रूप में यूज हो सकता है और जो इनफ है वो केवल वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूपों में यूज हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये चीज़ समझते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज टू वीक। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई हैव इनफ मनी टू बाई ए कार। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये हमने लिखे। अब यहाँ पे जो टू है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे इसके बाद ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वीक जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। ठीक है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो इनफ है ये इस रिच वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। ये रिच जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पे ये जो वीक है ये एडजेक्टिव है, सेकंड सेंटेंस में ये जो इनफ है ये एडवर्ब है और यहाँ पर ये रिच एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये टू एडवर्ब है। जो थर्ड सेंटेंस है इसमें देखिए, ये जो इनफ वर्ड है ये इस मनी को डिस्क्राइब कर रहा है और मनी क्या है, ये मनी यहाँ पे नाउन है। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करे उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टू है, ये जो टू है ये क्या है, एक एडवर्ब है। हम इसको एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो इनफ है ये एडवर्ब है, यहाँ पर जो इनफ है वो एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इनफ है उसको हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इनफ को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने देख लिया कि जो टू है ये एडवर्ब हो सकती है, इनफ है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और इनके मीनिंग को समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो जो टू होता है, टू जो होता है ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, ये जब भी हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। ठीक है, ये इस अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज़ नीडेड कह सकते हैं, व्हाट इज़ वांटेड कह सकते हैं। ठीक है, इस अर्थ में हम इसको यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। मतलब आवश्यकता से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, मतलब इतनी जितनी नहीं होनी चाहिए।
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही इज टू वीक, ठीक है, ये एग्जांपल लिखा था। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि वो बहुत कमज़ोर है, मतलब इतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना कमज़ोर जितना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही इज टू टॉल, वह बहुत ज़्यादा टॉल है, इतना टॉल है कि नहीं होना चाहिए उसको, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये जो टू है इस तरह से नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। दूसरी ओर जो इनफ होता है, इसका मीनिंग होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब लेस देन द नेसेसरी अमाउंट नहीं होता है, इसका मीनिंग जो है लेस देन द नेसेसरी अमाउंट, नेसेसरी अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। लेस देन द नेसेसरी अमाउंट नहीं होता है, और मोर देन द नेसेसरी अमाउंट के लिए हम टू यूज करते हैं। तो ये इनफ जो होता है ये एक फिक्स डिग्री के लिए यूज होता है, और इसका मतलब होता है सफिशिएंट। तो हम इसको सफिशिएंट के अर्थ में यूज करते हैं। तो ये तो थी इन दोनों शब्दों के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। अब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, ट्रू को जब हम यूज करते हैं या इनफ को जब हम यूज करते हैं, तो इन दोनों के साथ हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, ओके, और हम इनके साथ एडवर्ब भी यूज करते हैं और नाउन भी यूज करते हैं। हम इनके साथ तीनों यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं और नाउन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं वो अगर आप टू के साथ यूज करेंगे तो ये टू के बाद यूज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने लिखा एडजेक्टिव, ये मैंने एडजेक्टिव लिखा, ये मैंने एडवर्ब लिखा, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब अगर आप यूज करते हैं और एक मैंने लिखा नीचे नाउन, तो अगर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करते हैं तो ये आप सिर्फ ये दोनों ये आप टू के बाद यूज करेंगे। पहले तो हमें क्या याद रखना है, जो टू है या इनफ है इसके साथ हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, नाउन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर आप टू के साथ यूज कर रहे हैं तो वो इसके बाद में यूज करने हैं। नाउन को जब आप यूज करेंगे टू के साथ तो आपको टू के बाद और नाउन से पहले आपको मच या मैनी लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर नाउन लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इनफ यूज करते हैं, अगर आप इनफ यूज करते हैं तो ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं वो इनफ से पहले होंगे, ठीक है। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब यूज करते हैं तो टू के तो बाद यूज होंगे ये, लेकिन इनफ से पहले यूज होंगे। इनफ के साथ अगर आप नाउन यूज करते हैं, नाउन, तो ये नाउन जो है वो इनफ के बाद यूज होगा और सीधा नाउन यूज हो जाएगा। कोई भी वर्ड इन दोनों के बीच में यूज नहीं करना है, जैसे टू और इस नाउन के बीच में हम ये यूज करते हैं, तो ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है, सीधा इनफ के बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं, ओके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोनों शब्दों के बारे में। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इन एग्जांपल्स के द्वारा ये सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज टू पुअर, ओके, ही इज टू पुअर। दूसरा एग्जांपल लिखा, ही ड्राइव्स टू फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, शी स्पीक्स टू क्विकली। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, ही इज
टू ऑनेस्ट। अगला लिखा सी वाज टू नाइस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिखे हैं यहाँ पे। चलिए अब इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका मीनिंग सही निकल रहा है या कहीं पे कोई दिक्कत है। देखिए, ही इज़ टू पुअर मतलब वह ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, तो ये तो मीनिंग सही है। ठीक है, तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं टू है, टू के बाद में एडजेक्टिव है और टू के बाद में एडजेक्टिव यूज करते हैं हम, टू प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं, अर्थात टू के साथ जब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो टू के बाद ही होता है। ये देखिए, ही ड्राइव्स टू फास्ट, वह ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलाती है या ड्राइव करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही सेंटेंस है। और यहाँ पे टू के बाद में जो फास्ट है वो एडवर्ब है, तो टू के साथ जब हम एडवर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद होती है। ठीक है, उसके बाद है सी स्पीक्स क्विकली, यहाँ पे टू है, टू के बाद में क्विकली एडवर्ब है, तो वह ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी मतलब बोलती है, ज़रूरत से ज़्यादा क्विक बोलती है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग सही है। और यहाँ टू के बाद जो वर्ड है वो क्या है, वो एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग सही कन्वे हो रहा है। और यहाँ पे ही इज़ टू पुअर मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, इतना गरीब है जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टू जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ही ड्राइव्स टू फास्ट, वह इतनी तेज़ चला, वह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है, मतलब इतनी तेज़ उसे नहीं चलानी चाहिए। हो गया। ही स्पीक्स टू क्विकली, यहाँ पे वो बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बोलती है, मतलब इतना तेज़ उसे नहीं बोलना चाहिए। वह इतनी तेज़ मतलब इतनी क्विक, इतनी फास्ट बोलती है, इतनी जल्दी जल्दी बोलती है जितनी उसे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ टू के बाद है एडवर्ब है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ही इज़ टू ऑनेस्ट, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ईमानदार है। अब ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्ट्रेंज मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टू यूज नहीं कर सकते। दूसरा, हम यहाँ पे किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की बड़ाई कर रहे हैं, तो किसी की प्रशंसा बड़ाई करते समय एक तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, और साथ में हम उसके बारे में नेगेटिव जो है वर्ड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर ये टू वर्ड यहाँ पे गलत है। सी वॉज टू नाइस, अब यहाँ पर भी जो है हम उसको अच्छा बता रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ उसको ये भी कह रहे हैं कि उसको अच्छा नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी कि जितना अच्छा नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ड्स यहाँ पे गलत हैं चौथे और पांचवें वाक्य में। तो यहाँ पे हम जब भी हम किसी की प्रशंसा करें, किसी की प्रेज करें, किसी की बड़ाई करें, तो हम वहाँ पे जो है ये नेगेटिव वर्ड वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो ऐसे में हम ट्रू की जगह हम यूज करेंगे रियली या वेरी। ओके, रियली या वेरी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ही इज़ रियली ऑनेस्ट, हम यहाँ कह सकते हैं सी वाज रियली नाइस। चलिए अब देखते हैं कि हम टू के साथ नाउन का यूज कैसे करते हैं। तो हम देखने वाले हैं टू के साथ जब हम नाउन का यूज करते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो टू के साथ जब हम नाउन का यूज करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू के साथ जब भी हम नाउन का यूज करेंगे तो यहाँ पे बीच में हम क्या रखेंगे, टू और नाउन के बीच में, टू और नाउन के बीच में हम रखेंगे मैनी या मच, और फिर नाउन रखेंगे। अगर ये नाउन काउंटेबल है, अगर ये नाउन काउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो हम लगाएंगे मच। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल्स के द्वारा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, देयर इज, पहला एग्जांपल लिखा मैंने, देयर इज टू मच salt in this food. Okay, next example लिखा, there are so many students, there are
so many students in the classroom. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स लिए हमने। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने नाउन यूज किया, ओके, और यहाँ पे हमने टू यूज किया। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमने नाउन यूज किया और यहाँ पे हमने सो लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे सो नहीं लिखना था, हम यहाँ पे टू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू लिखेंगे। ठीक है, तो ये टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने टू लिखा। तो अब देखिए यहाँ पे टू यूज किया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हमने टू यूज किया और टू के बाद में ये यहाँ पे टू है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नाउन है। ये नाउन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इस टू और इस नाउन के बीच में हमें क्या यूज़ करना है, मच यूज़ करना है। तो मच यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये टू है और ये नाउन है, ये स्टूडेंट नाउन है। तो यहाँ पर ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन है तो हम टू और ये काउंटेबल नाउन के बीच में हम क्या रखेंगे, मैनी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी हम टू के साथ किसी नाउन का यूज करते हैं, टू के साथ और नाउन का यूज करते हैं, तो अगर ये नाउन काउंटेबल है तो मैनी लगाएंगे, अगर ये अनकाउंटेबल है तो मच लगाएंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो नाउन होता है ये अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब लेता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो जो ये सेंटेंस देर से शुरू हो रहा है, तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है साल्ट, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है, ये सेंटेंस भी देर से शुरू है। तो जब भी कोई सेंटेंस देर से शुरू होता है तो उसमें वर्ब जो है, वर्ब के बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो ये प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरली वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, तो टू के साथ जब हम नाउन का यूज़ करेंगे तो इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इनफ के बारे में पढ़ते हैं कि इनफ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए इनफ जो होता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, इनफ जो होता है उसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ये एडवर्ब भी हो सकती है। ओके, जब इनफ से पहले अगर मान लीजिए इनफ से पहले कोई एडजेक्टिव है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी हमारे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सोहन इज रिच इनफ, सोहन इज रिच इनफ टू बाई ए कार। ओके, दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, he visits me often enough। थर्ड एग्जांपल लिखा मैंने, your clothes are big enough to fit me। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हमने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये इनफ यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इनफ यूज हुआ है, यहाँ पर भी इनफ है और यहाँ पर भी इनफ है। इनफ का क्या मतलब बताया था, सफिशिएंट। ठीक है, तो सोहन इज रिच इनफ टू बाई ए कार, इसका मतलब ये है कि सोहन इतना मतलब सफिशिएंटली अमीर है कि वो कार खरीद सकता है। ही विजिट्स मी ऑफन इनफ, इसका मतलब है वह मतलब पर्याप्त रूप से हमारे यहाँ पे विजिट करता है। तीसरा है, योर क्लोथ्स आर बिग इनफ टू फिट मी, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो सफिशिएंटली इतने बड़े हैं कि मेरे फिट आ सकते हैं, मुझे जच सकते हैं।
तो इनफ का यूज़ यहाँ पे जो है सफिशिएंट के अर्थ में हो रहा है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, तो यहाँ पे जो हमने इनफ यूज किया, ये इनफ इस रिच वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इस रिच वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो जो वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, योर क्लोथ्स आर बिग इनफ, नहीं ये सेकंड देखिए, ही विजिट्स मी ऑफन इनफ। तो यहाँ पे ये इनफ है, ये इस इन ऑफन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये ऑफन जो क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा था इसमें फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पर ये एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, योर क्लोथ्स आर बिग इनफ। तब यहाँ पे ये जो इनफ है ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, बिग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो इनफ है ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे, एडवर्ब। ये एडवर्ब है यहाँ पे। ओके।